I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Dear students, you all are welcome for the discussion of the chapter 6, part 1 of Mohit Bhattacharya's G book, New Horizons of Public Administration. Behavioral and System Approach is the name of the chapter. Going forward, this chapter is about the behavioral and system approach, and organization theory has been in public administration mainly been drawn from the private sector, private organization. So initially in America, in USA, so there were these private organizations where many of the scholars, for an example, Fayol and Taylor, were using them as a study area and propagating the theories which were later taken on into the public administration part as well. It means governmental part as well. And also there was micro biased, only a small set of theories or small set of research activities, sample size, activity area, research area was taken as for the whole approach. Whole organizational theory were built on few of these studies. So its application to public organization has to be carefully considered in the view. So since these theories are coming from the private sector, when applied to the public sector, there has to be some tweaking or some understanding that there is limitation of the research. So the public interest philosophy of government. So private entities are more inclined towards जहां पर उन्हें फायदा दिखता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पर पब्लिक जो बॉडीज होती हैं वहां पर पब्लिक इथोस, सर्विस ओरिएंटेड एक आपको एस्पेक्ट देखने को मिलता है. द इंटरकनेक्शन अमंग मोस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो देखने को मिलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी नहीं होती जैसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, रिलेशनशिप जैसे इंस्टांस को देखा जाए, या जुडिशरी के द्वारा जो रोक लगाई जा सकती है. वैसे तो पब्लिक सेक्टर में भी इंटरवीन कर सकती है जुडिशरी, पर स्क्रूटनी जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरवीन कर सकती है, सॉरी, पर स्क्रूटनी पब्लिक सेक्टर में या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो मीडिया की हो या जुडिशरी को हो. और तीसरा, ओवरआर्चिंग प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज गाइडिंग नॉर्म सजेस्टिंग पार्टिसिपेशन, ओपननेस इन गवर्नमेंट. सो एफिशिएंसी क्राइटेरिया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो केवल और केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे कितना आया, हमारे शेयर्स पे कितना रिटर्न आया, या हमारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट किया था उनको कितना फायदा हो रहा है. The private organization are obsessed with this, but that is not the case with the public organization. So that is why the theory that was built for the private organization taken by the public organization also to make to understand those have limitation, and these are the limitation that we have to consider. So traditional theory of public administration देखें, so यहाँ पर टेलर हो या वेबर हो, इन सारे ही जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब का एम्फेसिस जो रहा है स्कॉलर्स का, वो फिजिकल कंडीशंस रहा है, और मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी, टूल्स पे ज्यादा रहा है, टूल्स पे रहा है, ट्रेनिंग पे रहा है, मशीनरी पे ज्यादा रहा है, टाइम, कॉस्ट, ये ज्यादा कंसर्न रहे हैं. Simplistic view of efficiency which they thought could be achieved by following certain specific principles of organization or management. ये भी मानना था इन थ्योरीज का, जैसे F.W. टेलर ही हो या गुलिक हो या वेबर हो, कि अगर सर्टेन रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे तो वहां पर अपने आप एफिशिएंसी आ जाएगी. मैकेनिस्टिक ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट हैज बीन काउंटर बैलेंस्ड बाय ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ द बिहेवियरल साइंटिस्ट. अब क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को केवल और केवल मशीन के तौर पे देखा जा सकता है, या केवल और केवल एक स्मॉल एंटिटी के तौर पे देखा जा सकता है, मिनियंस के तौर पे देखा जा सकता है? नहीं. और क्या उनको केवल ट्रेनिंग या पैसा देके, इंड्यूसमेंट देके, ज्यादा उनको मॉनेटरी बेनिफिट देके क्या मोटिवेट हमेशा किया जा सकता है? ऐसा जो बिहेवियरल स्कूल के जो स्कॉलर्स थे उनका इससे दूसरा मानना था.
इससे इतर थी उनकी सोच. They thought so this whole idea, these whole arguments were challenged by the humanistic view of behavioral scientists. So behavioral scientists जो भी human being पे, interactions पे, informal organizations पे ज़्यादा फोकस करते थे, उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात करें तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच हैड इट्स ओरिजिन सीरीज ऑफ स्टडीज कंडक्टेड बिटवीन 1927 to 1932 इन द केस ऑफ हैथरॉन एक्सपेरिमेंट्स. कहां पर हुए थे ये? एक तो रिसर्च आए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थे, हैथरॉन प्लांट था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में, यूएसए में. और जो शुरू में स्कॉलर्स आए थे वहां पर इल्टन मायो एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, उनके द्वारा हेडेड टीम थी. और इनका जो रिसर्च आया उसको पब्लिकेशन जो किया रॉथ लिसरबर्ग और डिक्सन ने किया. ये दोनों स्कॉलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं. हैथरॉन रिसर्चर्स गॉट द इम्पेटस फ्रॉम अर्लियर स्टडीज दैट वर बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेडिशन. सो जो चला आ रहा था 1920s के दशक में, जब जेनिथ पे था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दौर, जहां पर टेलर, फेयोल, मैरी पार्कर फॉलेट भी और लोग भी, लूथर गुलिक, लिंडन उर्विक अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, वहीं से इनको भी इंस्पिरेशन आया और उसी लाइन ऑफ थॉट को इन्होंने भी आगे बढ़ाया. इनका भी आर्गुमेंट इनिशियली यही था कि कुछ वेरिएबल्स हैं, अगर उनको हम ट्विक करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा. So initially study was undertaking to find out relationship between intensity of illumination and workers efficiency. So क्या किसी भी working area में फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को बेहतर कर दिया जाए, जैसे कि इल्यूमिनेशन, रोशनी को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, टेम्परेचर का वेरिएशन किया जाए, सीटिंग अरेंजमेंट को डिफरेंट कर लिया जाए, क्या इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? सो इनिशियल थॉट यही था कि हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. पर बाद में ये देखने को मिला कि जब इन्होंने फिजिकल वेरिएशन बंद कर दिया, कम कर दिया, फेवरेबल फिजिकल वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, तब भी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होता रहा. सो देन दे वर कंफ्यूज्ड कि हाउ कम व्हेन वी आर, देयर इनिशियल हाइपोथेसिस वाज कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये तो फेल हो गई. अब इनके बाद इन्होंने देखा कि चेंजेस रिलेटेड टू चेंजेस इन सोशल सिचुएशन एट द वर्क प्लेस एंड चेंजेस इन motivation and satisfaction and the style of supervision were the reason why there was the increase in the production of productivity, efficiency of workers, those who were working. They came to conclusion कि वहां पर जो कार्य करने वाले लोग थे उनके बीच में एक सामंजस्य बन गया, एक सामाजिक इंटरैक्शन हुआ और एज अ टीम यूनिट वो कार्य करने लगे. यहां पर जो एक उदय होता है आर्ग्यूमेंट का कि सोशल इंटरैक्शन, ह्यूमनिस्टिक इंटरैक्शन भी एक कारक है जिससे कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है. सो द रिसर्च वाज परस्यूड इन टू अदर फेसेस आल्सो. एक तो यहां पर आ गया, सेकंड फेज था कि सोशल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पे. थर्ड फेज था स्मॉल ग्रुप बिहेवियर वाज फोकस ऑफ रिसर्च. सो फोकस ग्रुप बनाया गया कुछ पर्टिकुलर लोगों का, महिलाओं का, वहां पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था. और प्रोडक्शन नॉर्म्स वर सेट बाय इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप्स. तो यहां पर देखा गया कि जो कार्य करने का जो लक्ष्य दिया जाता था, एम दिया जाता था, उससे अलग मैनेजमेंट जो कहता था उससे अलग भी जो सोशल वर्कर ग्रुप है वो एज अ कोहेसिव यूनिट उसमें ट्वीक कर देता था और सब लोग एक तरीके से वननेस रखते थे अपने रिस्पॉन्स में. सो दे यूज्ड टू सेव वन अनदर, एट द सेम टाइम दे यूज्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैंडर्ड सेट. इट मींस द हायरार्किकल management oriented aspect were not working. The experiment clearly revealed the critical influence of social organization on the individual worker. Social organization was a network of relationship among workers based on attitude and sentiments. एक टीम, एक भाईचारा, एक कोहेसिवनेस जहां पर इमोशंस भी जुड़े हुए हैं. तो हैथरॉन एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है. इसके फॉर्मल का मतलब है जो हायरार्की है, टॉप डाउन अप्रोच है, या फिर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है. जैसे आज के समाज में अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो आपको पता है कि यदि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एक लेटर चलेगा तो एसडीएम तहसीलदार तक जाएगा और उसी का जवाब
बिल्कुल और बिल्कुल एक प्रशासनिक भाषा में ही दिया जाएगा. सो दैट इज फॉर्मल interaction. But then there are informal interactions also, where whole set of IAS may have IAS association, right? In Indian context में जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ. So इन्होंने यही कहा कि social organization was a network और relationship जो वहाँ बनते हैं, और distinction करा इन्होंने formal और informal में. So the most important finding जो इनकी रही कि social और psychological factors at the workplace are the major determinant. ये हैं मुख्य वेरिएबल जिनके अनुसार satisfaction या organization का आउटपुट तय करा जाता है व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, ना कि केवल और केवल ट्रेनिंग या केवल और केवल इंड्यूसमेंट, पैसा बढ़ाने का, या स्ट्रिक्ट जो रूल्स या पनिशमेंट. ये सारी चीजें काम नहीं करती. यहां तक कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर भी उतना इफेक्ट नहीं करता जहां पर जो सोशल और आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं. यहां पर आपको ये बताना जरूरी है कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 29 नवंबर से, और यहां पर आपको नवंबर बैच में क्लासेस मिलेंगी लाइव 1 to 4 PM on daily basis. 1 to 4 PM classes live होंगी on daily basis. Then you will have test also, that would have 12 in total. 8 उसमें से होंगे sectional test और 4 होंगे इसमें से आपके full length test. इसके अलावा आपको PDF नोट्स मिलेंगे जो कि कई सारी बुक से सोर्स करे हुए हैं. साथ में इसमें आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के भी आर्टिकल्स जुड़ के मिलेंगे. करंट अफेयर्स भी एडेड होगा. इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करने को मिलेंगी. हर हफ्ते हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं जहां पर हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट को बताते हैं. और ये सारा ही चीज इसके अलावा भी है हैंड रिटन नोट्स, स्कॉलर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसको ज़्यादा बेहतर से ग्रैप्स कर पाएं. क्योंकि बहुत ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप लाइव जो एग्जाम्पल्स हैं किसी भी थ्योरी के इंडियन वर्जन जो है उसको अपने आंसर्स में समावेशन करें. सो दिस ऑल यू आर गेटिंग in 15,999 if you will use SC live code. So that is important, and enroll yourself as early as possible. So यहाँ पर 29th to remember, enroll yourself. You all are welcome to the class. Moving ahead, अब neo human relationist. So न्यू ह्यूमन रिलेशन से संबंधित मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था उसका कोर अजम्पशन था इंडिविजुअल वर्कर, और इंडिविजुअल वर्कर ऑपरेटर, नॉट अ सोशल बीइंग. सो ये इंडिविजुअल वर्कर क्या था? जिसको टेक्निकली आप साउंड कर सकते हैं, जिसको पैसे देके आप इंडिविजुअल को ऊपर ले जा सकते हैं, उसका मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और अगर उसको पनिशमेंट देंगे तब भी उससे ज्यादा कार्य करा सकते हैं. और उसको सोशल बीइंग की तरह नहीं, कोई इंटरैक्शंस पे ज्यादा ध्यान नहीं था, कोई ग्रुप फीलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं था. So therefore possible to adjust the individual through ट्रेनिंग कराओ और उसको एडजस्ट करा जा सकता है स्कीम में. और यहां पर सोशल साइकोलॉजिकल जो नीड थी व्यक्ति की, इंटरैक्शन, ग्रुप, फ्रेंडशिप, या उसके कोई पेन है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस में है, वो सब चीजें कोई ज्यादा मायने नहीं रखती थी, वो नॉन इशू था. द अदर अजम्पशन ये पहले से चला आ रहा था कि मनी है मुख्य रूप से जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, ज्यादा पैसा दो तो ज्यादा लोग काम करेंगे. कंट्रोल ओवर द वर्कर्स वाज अचीव्ड इन इंडस्ट्रियल एरा थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सप्लीमेंट्री बाय टाइटर सुपरविजन, पीस रेट सिस्टम. आप वर्क को वर्क स्टडी करा सकते हैं, टाइम स्टडी करा सकते हैं, और इंडिविजुअल जो कार्य कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइटर सुपरविजन कर सकते हैं, बेटर इंसेंटिव दे सकते हैं. इस तरीके से बेहतर कंट्रोल हो सकता है. These assumptions about the low level members of the organization led to gradual introduction of particular kind of technology to achieve control. So यहां पर देख, जैसे टेलर के संदर्भ में हम बात करें तो उन्होंने लो लेवल वर्कर्स को शॉप फ्लोर लेवल पे जहां पर लोग कार्य करते हैं आपके कारखानों में, वहां पर
उनके ऊपर सुपरवाइजर नियुक्त कर दिए, प्लानिंग के और एग्जीक्यूटिव के 8 सुपरवाइजर नियुक्त कर दिए। सो इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है लोअर लेवल फंक्शनरीज पे। पर 1960 के बाद चीजें बदलने लगी। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो ट्रेडिशनली एक व्यू पॉइंट था। फिर हमें धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में नया वर्क आने लगा, नया स्कॉलर्स आने लगे, उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया। और जो 1960 के दशक में आए वो नियो ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन रिलेशनशिप वाले स्कॉलर्स थे। सो इनका क्या था, ये जो नया वर्क था इनका, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स लो डिस्क्रिशन रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी रिवर्स और एटलीस्ट अरेस्टेड। ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल करना से ये बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। The literature that dealt with this situation came to be characterized as neo-human relations movement. तो जहां पर स्कॉलर्स अगर कुछ रिसर्च पेपर लिख रहे थे या आर्टिकल लिख रहे थे, तो ये सारे के सारा जो लिटरेचर था, ये सारा का सारा लिटरेचर जिन लोगों ने लिखा वो नियो ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के अग्रणीय माने गए। और इसमें क्रिस अर्गायरिस, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग ऐसे लोग ज्यादा थे। यहां पर बताया गया कि डिस्क्रिशन कुड बी गिवन टू लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य कर रहे हैं। सो अर्लियर टेलर, फेओल, वेबर, दे थॉट दैट ओनली द पर्टिकुलर टॉप मैनेजमेंट फॉर दैट मैटर इज मोर would be more successful to plan and give orders, और नीचे वाले लोग were passive takers of the orders। पर इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिवनेस। लोगों का जो पार्टिसिपेशन के एस्पेक्ट को ज्यादा बढ़ाओ, इन्वॉल्व करो सबको डिसीजन मेकिंग में। अगर ये एक हायरार्किकल पोजीशन है तो बॉटम ऑफ द पिरामिड, यहां पर जो मजदूर लोग हैं जो रोज आते हैं, इनसे भी हार्ड वर्क करते हैं, इनसे भी आप एक आउटपुट लो, एक उनका व्यू पॉइंट लो, और प्लानिंग में भी इन्हें शामिल करो, इनका फीडबैक लो, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच दोनों अपनाओ कम्युनिकेशन में। The human relations writers, like the traditional theorists, acknowledge the crucial importance of management in production। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को पूरी तरह नकार दिया, इन्होंने भी कहा हाँ इसका रोल है, पर इनका डिफरेंट था ट्रेडिशनल से जो अप्रोच थी। इनका यह मानना था सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ग्रुप और इंटर ग्रुप रिलेशन इन एडिशन टू फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ठीक है, मैनेजर होना चाहिए, ठीक है, डीएम होने चाहिए, एसडीएम होने चाहिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो होने चाहिए और लेखपाल होने चाहिए, वेरी गुड, दैट इज रिक्वायर्ड। या सीईओ होना चाहिए, एरिया सेल्स मैनेजर होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट, एरिया सेल्स मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सब होने चाहिए। बट यहां पर इसके साथ साथ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सेल्स पर्सन के बीच में आपस में क्या बात चल रही है, क्या वो डिससेटिस्फैक्ट हैं, या फिर क्या वो किसी अपने सीनियर के रेजिग्नेशन की वजह से, जैसे एआई कंपनी में एक अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत सारे वर्कर्स भी कह रहे हैं हम भी छोड़ के जाएंगे क्योंकि हमारे बॉस को निकाल दिया गया है। सो क्या ऐसा कुछ ब्रूइंग अप हो रहा है? सो ये इंटर ग्रुप रिलेशंस, अगर हम बात करें तो तहसीलदार का रिलेशन विद लेखपाल और रिलेशन विद आपका नायब तहसीलदार एंड लेखपाल्स, ठीक है, कानूनगो, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें उसमें कैसा रहेगा? इनफॉर्मल ग्रुपिंग जो बन रही है वो, क्योंकि हर जगह पर इनफॉर्मल ग्रुपिंग बन जाती है, यहां तक कि क्षेत्र के अनुसार, जाति के अनुसार भी भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंटेक्स्ट में भारतीय एस्पेक्ट में इसको समझना है। ह्यूमन रिलेशन फोकस्ड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब, ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो ह्यूमन रिलेशंस जो था वो ये था कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या बहुत हार्डली ट्रीट किया जाता है लोगों को, क्या बहुत ही बॉसी वे अपनाया जाता है। So if it is too much of coercion, that would not work, that would lead to the resentment। और ये फोकस ह्यूमन रिलेशंस वालों का था कि लोगों को बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और जो आपके ट्रेडिशनल लोग थे स्कॉलर्स, उनका था फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एस्पेक्ट, जो ज्यादातर रिलेटेड टू वर्क कंडीशंस था, टूल्स था, और साथ में इंड्यूसमेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी गेन्स। So behavioral scientists contributed by knowledge of organization dynamics of great names in this school were Carl Rogers, J.L. Moreno, Kurt Lewin, Abraham Maslow। So इन सब ने ही behavioral scientist के रूप में कार्य किया।
इनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, मोटिवेशनल एस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना अपना योगदान था। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप में लोग कैसे काम करते हैं, एंड फील्ड थ्योरी हैज इंस्पायर्ड रिसर्च, जो इन्होंने ग्राउंड पे किया इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल चेंज थ्रू सच मेथड्स, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड अदर ग्रुप अप्रोचेस। सो इन्होंने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जैसे आज भी पुलिस के संदर्भ में भारत में भी हमें देखने को मिलता है, आपके सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है पुलिस में। आपको इवन जो आपकी नया टाइप ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है, मिशन कर्मयोगी, वहां पर भी जेंडर सेंसिटाइजेशन है। ऐसी ट्रेनिंग्स के मायने इन्होंने उजागर किए। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मोटिवेशन में बताया गया स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन्होंने जो बताया कि मोटिवेशन भी मल्टी आपका चरणों में होता है, फिजियोलॉजिकल से लेके, बेसिक नीड से लेके और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, पूरी तरह एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज। और इनके जो प्रयास किए गए, अब्राहम मैस्लो का ये जो मोटिवेशनल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, चरणबद्ध तरीके से सेल्फ स्टीम एंड whether the person is liked or not, whether the person has security needs fulfilled or not, and then self actualization, अपना पूर्ण रूप से जो विकसित हो सकता है वहां तक विकसित होने के लिए। इसका ऑर्गेनाइजेशंस के में काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले और ऑर्गेनाइजेशंस के हेड करने वाले लोगों पे सब पे ही प्रभाव पड़ा। चेस्टर आई बर्नार्ड वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर रहे हैं, और बर्नार्ड ने अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज बिहेवियरल, एज ही लेड एम्फेसिस ऑन द साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकली और सोशली कैसे लोग एक जगह पर काम करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। केवल और केवल आपके मात्र फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वहां पर इनफॉर्मल भी, भाईचारा भी बन जाता है, कोहेसिवनेस भी बन जाती है, मन मुटाव भी होता है, कुछ लोग बेहतर दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, इवन ऑफिसर्स की टीम बन जाती है। सो बीइंग कमिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी बैकग्राउंड, सो अगर आप शुरू में जिन ऑफिसर्स के साथ काम कर लेते हैं और दोबारा किसी जिले में जाके वहीं पर किसी अन्य पोस्टिंग पे जाके वैसे ही लोग मिल जाएं, तो आपको और काम करने में अच्छा लगने लगता है। ऐसा मैंने ग्राउंड पे देखा है। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो लीडर्स हैं उनके क्या फंक्शंस है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी। चेस्टर आई बर्नार्ड व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिकली सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम है, सामाजिक टाइप का सिस्टम है, जहां पर बहुत सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। केवल और केवल वो एक जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में काम नहीं करते हैं, केवल और केवल फॉर्मल पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, इसके अलावा भी मिलते हैं, उनका कनेक्शन है। सो अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ फोर्सेस ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ये है कि जहां पर क्या रिलेशन रहेगा लोगों के बीच में वो डिफाइन कर दिया जाता है, क्रिएट करा जाता है, परंतु यहां पर उन्होंने डेवलप्ड इक्विलिब्रियम थ्योरी। सो उन्होंने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम बनाना है आपको, तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट बाय मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सैटिस्फैक्शंस। सो कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहा है, यदि आप आगे चल के आईएफएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि आप जो 10 से 12 घंटे रोज कार्य कर रहे हैं, हाउ मच रिटर्न यू आर हैविंग, whether you are either your motivation to serve the people would be satisfied or your motivation to have a good recognition in society would be satisfied. जब तक ये आपका होता रहेगा तब तक आप कार्य करते रहेंगे। जब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। सो एक रिलेशनशिप है कंट्रीब्यूशन में और सेटिस्फैक्शन में, कि आपका नेट कंट्रीब्यूशन करके आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेंबर पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज बिकॉज दे रिसीव एक्चुअल बेनिफिट। मनी तो है ही एक्चुअल बेनिफिट, मॉनिटरी एस्पेक्ट है, जैसे पोस्ट भी है, अगर आप यूपीएससी में ही जाना चाहते हैं, आपको पता है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, रिकॉग्निशन भी है, वो तो है, तभी तो जा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है इससे। और यहाँ पर बोथ मेटीरियल इंड्यूसमेंट, जैसे ये मॉनिटरी, पोस्ट, गाड़ी, ये सब जरूरी है, पर सोशियो साइकोलॉजिकल अवार्ड भी, सोशियो
और सोशल अवार्ड्स भी, क्या रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है, पर आपके अपने बॉस के साथ, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और आप माना कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, या सॉरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं तो किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, साथ में आपके कमिश्नर जो हैं, डिविजनल कमिश्नर, उनसे आपके कैसे रिलेशन है, आपके अपने एसडीएम से कैसे रिलेशन है, या पंचायती राज डिपार्टमेंट में चले गए, अंडर सेक्रेटरी बन गए तो सेक्रेटरी साहब से कैसे हैं, और फिर आपके जॉइंट डायरेक्टर जो हैं उनसे कैसे हैं, या डायरेक्टर जो हैं पंचायती राज के, उनसे कैसे संबंध है, क्या आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्या वो आपको पहचानते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा है या नहीं है। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। एफिशिएंसी ये डिटरमाइन करती हैं, पर्सनल मैटर रिलेटेड टू इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन में भी व्यक्ति कितना अच्छा काम कर पा रहा है, इफेक्टिवनेस कर पा रहा है या नहीं। सो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल का पर्पस भी फुलफिल होना चाहिए। आप वहां पर जा रहे हैं, आपका पर्पस और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी अलाइंड है। So he referred to existence of informal organization and noted their significance for formal structure. यहां पर बात करी गई कि भाई जो स्ट्रक्चर है जहां पर हम पोस्ट देख रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया है, पर क्या सारे एसडीएम्स बैठ के भी आपस में फील करते हैं कि यार हम कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, या वो फिर वो डिमोटिवेटेड रहते हैं? अगर वो फील अच्छा करते हैं तो उसका प्रभाव फॉर्मल वर्क कल्चर पे भी पड़ता है। His theory of authority in organization differs radically from Weberian concept. इन्होंने ऑथोरिटी को वैसा नहीं देखा जैसे मैक्स वेबर ने देखा। वहां पर ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी, राइट, और लीगल रैशनल ऑथोरिटी के कॉन्सेप्ट में वेबर ने देखा था, पर इनका मानना था ऐसा नहीं है। सो ये पोजिशनल की ऑथोरिटी नहीं है। इन्होंने कहा कि ऑथोरिटी रिलेशन किसी भी सिचुएशन में तब होती है जब जूनियर या सीनियर के लेवल पे नीचे जो व्यक्ति काम कर रहा है, सीनियर से नीचे जूनियर, वो ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के जो भी निर्णय आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर ले, तो हम मानते हैं कि ऑथोरिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। So acceptance by subordinate and his willingness to comply lend support to organizational authority. Person can and will accept the communication as authoritative केवल और केवल कब? जब वो सुन सकता है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं और आपने किसी को तमिल लैंग्वेज में ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो सुन ही नहीं सकता है। सो यू आर गिविंग ऑर्डर रिटन इन तमिल और इन मलयालम, so he or she cannot understand. So understand होना बहुत जरूरी है। At the time of his decision he believes that it is not inconsistent with the purpose of organization. कोई व्यक्ति यदि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है और आप उसको कह रहे हैं कि चलिए रेड करने जाइए और आतंकवादी छुपे हुए हैं वहां पर, सो ब्लॉक का कार्य है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड पे लगाना, जैसे हर घर जल से नल से जल योजना, ये लगाना काम है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लगाना काम है, राइट। मिड डे मील में देखना काम है। सड़क खड़ंजे, सीसी की सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, सोलर लाइटें लगवाना, ये काम है। अगर उनको कहेंगे जाके मार्कोस यूनिट में शामिल हो जाओ या एनएसजी में, तो वहां पर दिक्कत होगी। एट द टाइम ऑफ हिज डिसीजन ही बिलीव्स इट टू बी कंपैटिबल विद पर्सनल इंटरेस्ट एज अ होल ऑल्सो। सो पर्सनली क्या ये मेरे ग्रोथ में, क्या ये मेरे करियर में सहायता करेगा डिसीजन? अगर उसको ऐसा लग रहा है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा। ही इज एबल टू मेंटली एंड फिजिकली टू कंप्लाई। नाउ इफ somebody is not mean cut out for military type of job, और आप वो काम कर रहा है राजस्व विभाग में, एंड यू आर सीइंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाके LAC पे तैनात हो जाओ, दैट वुड बी डिफिकल्ट। फिजिकली और मेंटली कर नहीं पाएगा वो काम। ऑन द मोटिवेशन टू वर्क ही सेड, on the motivation to work, Bernard said, it seems to me to be a matter of common experience that material rewards are ineffective beyond subsistence level. हर जगह पर मटेरियल, पैसा और बहुत सारा आपको बेनिफिट्स काम नहीं करते हैं, एक लेवल पे करते हैं, उसके बाद आप उनको दुगना बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति 8 घंटे से 16 घंटे काम करने लग जाएगा। सो लिमिटेड हैं और ये प्रोपोर्शन में रहते हैं, लिमिटेड प्रोपोर्शन ऑफ मैन। द मोस्ट मैन नीदर वर्क हार्ड फॉर मोर मटेरियल थिंग्स नॉट दे कैन बी इंड्यूस्ड। ना तो ज्यादातर, कुछ ही लोग होंगे जो पैसे के लिए एकदम से बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनका मोटिवेशन हो जाएगा, नहीं तो ज्यादातर लोग एक सब्सिस्टेंस लेवल पे जहां पर उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में
एक बैलेंस चाहते ही हैं, तो उनको केवल और केवल पैसा देके, मटेरियल अवार्ड देके इंड्यूस नहीं किया जा सकता ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए। ही डीएम्फेसाइज्ड इकोनॉमिक मोटिव, और उन्होंने एम्फेसाइज किया डिजायरेबल वर्किंग कंडीशन, बेहतर वर्किंग कंडीशन करिए, संवाद अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छी तरह बोलें, आपकी इज्जत होनी चाहिए। सेटिस्फाइंग एसोसिएशन विद वर्क प्लेस, आपके बेहतर दोस्त होने चाहिए वहां पर, ऐसा ना हो आप गए और सारे लोग उठ के भाग गए, ऐसा नहीं। अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, डिस्टिंक्शन एंड पावर, चांस टू एक्सपीरियंस प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको समय समय पे ऐसा लगना चाहिए कि आपका कार्य महत्वपूर्ण है, आप केवल कॉग इन द व्हील नहीं है, ऐसा होगा तो डिमोटिवेशन हो जाएगा। सो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, participant in the organization look for condition of communication that offers opportunity not only for companionship but also mutual support for personal attitudes. So केवल और केवल ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे काम करने जाते हैं तो अपने ऑफिस में और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जज करें और आप में पॉजिटिव चीजें बताएं या आपको सुधार करने की भी मदद करें। बर्नार्ड लुक ऑलमोस्ट लाइक अ फुल ब्लोन बिहेवियरलिस्ट। He believed in the importance of persuasion as a means for motivation, और coercion को उन्होंने मना किया, जो कि आपके कैरेटन-स्टिक थ्योरी जो है, जो आपकी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर्स हैं उनकी 1920s के स्कॉलर्स की, जैसे फेयोल, जैसे टेलर, इनकी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक व्यू पॉइंट रहा है उससे इतर है। ये कहते हैं कि मोटिवेशन परसुएशन से आना चाहिए, आपको परसू करना आना चाहिए, आपको लोगों को समझाना आना चाहिए, ना कि उन पे दबाव डाल के कोई कार्य कराया जा सकता है। He pinned his faith in organizational leadership, which he thought was most important factor in organization management. So organizational leadership पे उन्होंने बात की, और ये बहुत ही जरूरी है कि as a leader you can lead as a team. So not coercion but persuasion. So Herbert Simon developed Bernard thoughts further. So Herbert Simon जो मेनली जाने जाते हैं आपके डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए, उन्होंने बर्नार्ड से कुछ एक व्यू पॉइंट लिया, उसके ऊपर उन्होंने इंक्रीमेंटली आगे काम को बढ़ाया। उनका कहना है, विद मार्च अनदर स्कॉलर, it needs to be emphasized that Simon has been basically concerned with behavior of organization as goal oriented and adaptive entities. So जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर लोग गोल ओरिएंटेशन के लिए, और एडेप्टिव एंटिटीज मतलब वो अपनी सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाने वाली है। इंस्टेड ऑफ क्लासिकल रैशनल व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर, साइमन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जाते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही हैं, ऐसा नहीं है जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गए और सब कुछ परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा दबाव है, इतने बड़े कार्य हैं, 1947 से लेके अब तक ब्यूरोक्रेसी कार्य कर रही है, सभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक समझ आने लगती है कि कार्य को हम जितना अच्छा कर सकते हैं वो ठीक है, जरूरी नहीं है 100% ही रिजल्ट आए, ठीक है। सो इसी वजह से सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर हो जाता है एक ह्यूमन बिहेवियर, वेयर ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू हिम सीक रियली टू अटेन अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आइडियल परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। ऑन द थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप, और स्कॉलर्स भी हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बात करी है, बैके और क्रिस अर्गारिस हैं। बैके इंटरेस्टेड इन रियलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ रादर देन फॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, ये इनका भी व्यू है कि ऑर्गेनाइज जो फॉर्मल रूल है वेबर के, टेलर के, उनसे अलग इन्होंने बात करी। ही आइडेंटिफाई इंडिविजुअल गोल्स एट सिक्योरिटी, प्रोग्रेस, जस्टिस इन रिस्पेक्ट, जो सारे सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, इंटरनल हार्मनी, आपकी लड़ाई ना हो, अंडरस्टैंडिंग, ऑटोनॉमी, आपको काम करने दिया जाए, बार बार पिन ना किया जाए, माइक्रो मैनेजमेंट ना किया जाए। अकॉर्डिंग टू बैके, द इंडिविजुअल सीम्स टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स टू फर्दर हिज ओन गोल। फॉर एन एग्जाम्पल, आप या मैं जहां भी काम कर रहे हैं, या आप ब्यूरोक्रेसी में काम करेंगे, सो वहां पर हमारा कुछ इंडिविजुअल गोल्स भी, हम ग्रो भी होना चाहते हैं, मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी चाहते हैं, और हम पोजीशन भी अच्छे चाहते हैं, रिकॉग्निशन भी चाहते हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो कुछ चाहते हैं, इंडिविजुअल एग्रेंडाइजमेंट चाहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से क्या चाहती हैं, वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, विजन है, उसको पूरा कर लेना चाहती हैं।
the personalizing process by which the individual makes use of organization and the socializing process जिसका organization यूज करती है इंडिविजुअल के लिए, इन्होंने कहा कि जी ये है फ्यूजन प्रोसेस। बैके ने कहा ये फ्यूजन प्रोसेस है, जैसे इंडिविजुअल कुछ चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है, दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस। Chris Argyris speaks of basic incompatibility between needs of mature personality and requirement of formal organization। जब भी कोई मेच्योर पर्सनालिटी होती है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल का मतलब टॉप डाउन, अर्लियर जो हायरार्की रिडन है, रिटन रूल्स हैं, उनमें डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ये माना जाता है कि हायर अप्स है जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है तो बिल्कुल आपको कुछ सुनना ही नहीं है, ऑर्डर कर देना है। ये केवल बच्चे करते हैं। मेच्योर पर्सनैलिटी हमेशा क्या करते हैं, उसको व्यू करते हैं, सही है या नहीं है ये देखते हैं। सो यहाँ पर यही बता रहे हैं क्रिस आर्गायरिस, ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये मेच्योर पर्सनैलिटी के लिए फिट नहीं है, और ये जो टॉप डाउन अप्रोच है वहां पर इंडिविजुअल को बिल्कुल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, और क्लासिकल प्रिंसिपल्स में रिजिड टास्क है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यूनिटी ऑफ कमांड है। स्ट्रिक्ट क्लासिकल प्रिंसिपल्स में हमें देखने को मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय मेक द एम्प्लॉयज डिपेंडेंट एंड पैसिव। सो वहां पर एम्प्लॉय पैसिव हो जाते हैं, कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं और हमेशा इंतजार करते हैं कि जब ऑर्डर आएगा तभी काम करेंगे, तब तक हम आराम से लेटेंगे क्योंकि हमें डांट तो पड़नी ही है। सो द बिहेवियरल फोकसिंग अटेंशन ऑफ रोल ऑफ द बिहेवियरल स्कूल क्या कहता है, अब ये क्रिस आर्गायरिस कह रहे हैं अटेंशन होना चाहिए इंडिविजुअल पे, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स पे, मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन पे होना चाहिए। लोगों के संबंध कहते हैं, कितना मोटिवेट किया जा रहा है। ये अब हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, पीएचडीज करी, बुक्स लिखी, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे ही ये यूनिवर्सिटीज में, वहां के आर्टिकल्स लिखे, और जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ने भी लागू किया, साथ में ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी समस्याएं इनको बताई कि आके हेल्प करिए, जैसे एल्टन मायो भी गए। सो इसका प्रभाव भी पड़ा। यहां पर देखने को मिलता है कि बिहेवियरल स्टडीज आर ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज, बिहेवियरल साइंटिस्ट आर नाउ एक्टिव इन द रोल ऑफ चेंज एजेंट्स। वो इंपैक्ट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हैं कि पहले की तरह टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगी, केवल और केवल मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं चलेंगे, आपको सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान देना होगा। और they are not merely satisfied with interpreting the organization, they are also interested in changing it। so ये सारे ही स्कॉलर्स जिनके हमने नाम लिए हैं ये चेंज ओरिएंटेशन चाह रहे हैं। so this was the lecture on the behavioral aspect, and जो हमने 6 यूनिट का पहला पार्ट पूरा किया है। यहां पर पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, कोई भी आपका संशय हो, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो तो पूछ सकते हैं। साथ में पब्लिक एड बाय शेखर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट ऑफ द लेक्चर, टिल देन हैव अ गुड टाइम। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।